हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 और लेक्चर 14 चल रहा है। पहले चैप्टर पर ही है हम लोग अभी। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के पार्ट किस पे पहुंच चुके हैं हम लोग भैया? पार्ट 14 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, और कल हम लोगों ने पढ़ा था गॉस का नियम और गॉस के नियम की उपपत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्रम में ही आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। और उसमें पहला अनुप्रयोग हम लोग देखें, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अनुप्रयोग में तीन या चार जो है डेरिवेशन करवाएंगे, जिसमें से एक जरूर एग्जाम में आने वाला है। ठीक, तो इसे आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज बता दें कि कल एक दो बच्चे ने कहा हमसे कि सर जी जो कोर्स है बहुत पीछे है। अरे भाई कितना पीछे, जरा आप लोग बताएं मुझसे कितना पीछे है? मुझे तो नहीं लगता कि कोर्स पीछे है। अरे कैसे पीछे होगा? अभी ऐसे ऐसे विद्यालय जहां पर कोर्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो कोर्स पीछे होने की कोई बात ही नहीं होती। बताइए। अरे आप लोगों ने बचपन में ही करीब लगभग 1 या 2 में ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो एक कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश का। उसमें क्या देखा था आपने? अंत में जो रिजल्ट आया था, कौन जीता था? कछुआ जीता था ना, खरगोश नहीं जीता था। जबकि खरगोश बहुत तेजी के साथ दौड़ता था, ठीक, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था। लेकिन अंत में जो निष्कर्ष निकला, जो निर्णय हुआ, वो कहां पर हुआ कि कछुआ जीता और खरगोश नहीं जीता। तो मुझे खरगोश बन करके नहीं चलना बच्चा, मुझे कछुए की चाल चलनी है कि लास्ट में मुझे जीतना है। तो अभी से आप लोग टेंशन ले रहे हो कोर्स नहीं। अरे भाई कितना बड़ा कोर्स है। हम चाहे तो एक दिन में एक डेढ़ घंटे क्लास दे करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एक एक टॉपिक लेकर के चलो, पूरे आसानी से खत्म होगा। बिल्कुल आप इसकी टेंशन मत लो, वो मेरी जिम्मेदारी खत्म करने की। ठीक है, चलिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से रटना नहीं है। मैं पहले भी कह सकता हूँ फिजिक्स को रटना नहीं है, अब धीरे धीरे उसको समझते हुए चलना है और बिल्कुल आप चीजों को समझ पाओगे। ये हमेशा ध्यान में रखना। तो हमारा जो टॉपिक है अनंत लंबाई के क्या है, एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो यहाँ पर इससे पहले देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक याद हो आपको तो लेक्चर नंबर शायद 12 में पढ़ा था कि प्रति एकांक जो है लंबाई पर आवेश, अर्थात जो होता है प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है ना, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर ये एल मान लेते हैं, जो आवेश होता है ना वो क्या होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं उसको? रेखीय आवेश घनत्व। और इसको किससे लिखते थे? यदि क्यू आवेश हो और इसकी लंबाई एल हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान एल। ये आप लोगों ने पढ़ा था, इसे याद में रखना। इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है, इसका यूज हम लोग करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और, इसमें क्या होता है अनुप्रयोग में, हम क्या करते हैं जो है फ्लक्स निकालते हैं परिभाषा से फ्लक्स निकालेंगे और गॉस की प्रमेय से फ्लक्स निकालेंगे। वहां दोनों की तुलना करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। बात समझ में आई? पहले हम फ्लक्स परिभाषा से निकालेंगे, फिर फ्लक्स हम गॉस की प्रमेय से निकालेंगे और दोनों की तुलना करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना जो है अनंत लंबाई का, हम क्या मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का कोई एक तार है। अनंत लंबाई का क्या है बच्चा? कोई एक तार है जिस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है। ठीक, एक समान रूप से धनावेश वितरित है। हम क्या करते हैं, यहां से बात को समझना, हम मान लेते हैं कि यहां से जो है r दूरी पर कोई एक बिंदु यहां पर है। r दूरी पर एक कोई बिंदु है और इस बिंदु का नाम है P। इस बिंदु का नाम है P। तो मैंने यहां पर, मुझे इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात क्लियर? इस तार से यहाँ पर r दूरी पर एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हम क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। अब क्या करेंगे हम? अब हम यहां से हम क्या करते हैं, हम इसके चारों ओर बिंदु P से होकर के, मतलब r त्रिज्या का क्या करते हैं? एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? बेलनाकार जो है पृष्ठ की क्या करते हैं?
बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ की क्या बात हुई, मतलब बंद पृष्ठ की बात हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं बच्चा, कल्पना करते हैं। देखिए इस प्रकार से, ठीक, आर ही त्रिज्या है उसकी। ये हमारा एक बेलनाकार पृष्ठ बन गया है। बहुत छोटा सा चित्र है, कुछ नहीं, अगर आप चित्र समझ ले गए ना तो आप आसानी से डेरिवेशन को कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इस बेलन की जो लंबाई है ना, उसको भी हम क्या मान लेते हैं कि यल लंबाई का जो है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, एल है। बात समझ में आ गई, उसकी ऊंचाई क्या है, एल है। ठीक, अब यहां से देखो एक चीज यहां से देखो, मैंने एक चीज और आपको बताया था, लगभग हमें याद है कि लेक्चर नंबर शायद 6 या 7 में ही बताया था। यदि ये मान लेते हैं कि हमारा जो है पृष्ठ है, तो क्षेत्रफल सदिश की बात होती है इस प्रकार से। ठीक, और इस प्रकार से पृष्ठ होता है, क्षेत्रफल ऐसे होता है। अगर पृष्ठ इस प्रकार से होगा, क्षेत्रफल इस प्रकार से होगा। तो यहां पर हम देखें तो जो मेरा ये बिंदु P है, इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक जो है यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं डीए वाला, वही बात हो गई, अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया डीए। ठीक, पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल की बात हो गई, तो ए यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया डीए। और इस बिंदु से मैंने वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखी, तो ये मेरा हो गया वेक्टर ई। और जब इसी पर, अब मेरा प्रश्न इस प्रकार से है, तो मेरा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इधर हो गई, और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत। तो लंबवत क्या होगा, यहीं पर हमारा क्षेत्रफल सदिश भी हो जाएगा, यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश भी हो जाएगा, अर्थात डी ए वेक्टर। बात समझ में आ गई, इसी दिशा में हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर। ये बिंदु P की बात चल रही थी अभी। अब इसी प्रकार से मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर एक बिंदु है कोई, और यहाँ पर एक बिंदु जो है उसका है P डैश है, वो क्या है बच्चा, P डैश है। और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार से है। ठीक है, ई वेक्टर। और अब बताओ यहाँ से, अब प्रश्न तो मेरा इस प्रकार से हो गया, तो इस पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ऐसे लंबवत होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, ये, अर्थात डी ए वेक्टर। और इनके बीच का कोण क्या बन जाएगा, थीटा। थीटा का मतलब 90 डिग्री, ये हो गया लंबवत। ठीक, ये लंबवत हो गया 90 अंश का। अब ये चित्र मेरा तैयार हो गया है। एक हम क्या लिखेंगे, यहाँ से एक थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी आपको पीडीएफ से मिल जाएगी, फिलहाल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बता देता हूं कि माना एक अनंत लंबाई का एक तार है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और मैं इसी बिंदु P पर r त्रिज्या का ही एक बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, और वहां से एक अल्पांश क्षेत्रफल डीए लेकर के उस पर क्या करते हैं हम, डीए क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच की कोण निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारा थीटा, यहां से मेरा थीटा कितना निकल के आता है, 0 अंश, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। और यहां से मेरा थीटा कितना निकल करके आता है, 90 डिग्री। अब बात आती है यहां से, तो थ्योरी लिखने के बाद हम तुरंत इस पे पहुंचेंगे। और यहां पर हम लिखेंगे क्या, कि बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल अवयव, बिंदु P पर स्थित, बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव मतलब क्षेत्रफल सदिश डीए, डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, जो अल्पांश क्षेत्रफल मैंने यहां पर लिया है डीए, यहां पर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है फाई। और देखिए यहां पर बिंदु P की बात हो रही है, तो मैं P ले रहा हूं, और अल्पांश क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो अल्पांश विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा। तो डी फाई इक्वल टू यहां से आ जाएगा ई वेक्टर और इंटू कौन सा, डीए वेक्टर, डीए वेक्टर। आपने एक चीज पढ़ा है कि यदि ए यहां से, एक मिनट, ये जो है ए और बी है, तो इसको हम वेक्टर हटाएंगे तो ए बी कॉस थीटा आ जाता है। ये आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, कई बार इसको बता भी चुका हूं। ठीक,
तो यहां से अब क्या हो जाएगा, देखो डी फाइव पी इक्वल टू आ जाएगा, देखो ई डी है तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, यहां पर क्यों 0 है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक समान, एक ही दिशा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, थीटा इक्वल टू बच्चा 0। तो ये मेरा निकल करके आ जाएगा कि डी फाइव पी इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो डी फाइव पी इक्वल टू क्या आ जाएगा ई डी ए, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतने में कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताओ, कुछ मैंने नहीं किया है क्योंकि डी फाइव ये आपने पढ़ ही लिया है ना, फाइव इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा वाला, ये सूत्र सबसे पहले मैंने पढ़ाया था उधर, ठीक है। तो ये इसी से हमने निकाल लिया ये डी फाइव पी, इस बिंदु पर विद्युत फ्लक्स, ठीक। अब हम क्या निकालते हैं पी डैश पर, अब हम निकालते हैं पी डैश पर, बिंदु पी डैश पर, बिंदु पी डैश पर, बिंदु पी डैश पर स्थित स्थित क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, क्या बात हो गई बच्चा, समझ रहे हो ना, इस बिंदु से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब पी डैश की बात हो रही है तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या कि डी अल्पांश की बात है तो डी लगेगा, ठीक है, डी फाइव पी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही ई डी ए, ई वेक्टर ए और वेक्टर डी ए, है ना, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। तो यहां से देखो कि डी फाइव पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब यहाँ पर थीटा कितना लंबवत, तो 90 अंश का हो जाएगा, 90 और cos 90 का मान 0 होता है, तो डी फाइव पी डैश क्या आ जाएगा 0। तो 0 का मतलब यहां से मुझे क्या पता चला कि ये तो मेरा हो गया वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ से अल्पांश वक्र पृष्ठ से जो मेरा विद्युत फ्लक्स से गुजर रहा है वो कितना ई डी ए, और जो हमारा गोल वो वृत्ताकार पृष्ठ है, वृत्ताकार पृष्ठ से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, क्योंकि कितना आ रहा है 0, और 0 आने का क्या उद्देश्य, क्योंकि यहां से ये लंबवत हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो बात समझ में आ गई कि जो गोलीय पृष्ठ वो वृत्ताकार जो पृष्ठ है दोनों, उससे कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा तो किससे, हमारा ये जो इस पर है वक्र पृष्ठ से। तो यहां से क्या आ गया डी फाइव पी डैश इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर संपूर्ण की बात करेंगे, और संपूर्ण के लिए मैंने क्या बताया था कि जब अल्पांश आपको पता है, संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। तो जल्दी से आ जाते हैं, हम लिखते हैं इस बात को कि संपूर्ण बेलनाकार गॉसन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण हमारा जो गोलीय पृष्ठ है ना, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण किस आकार का, बेलनाकार, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, ऊपर लिखता हूं मैं, अब कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। अब तो मैंने क्या बताया था, कुल के लिए क्या करना, समाकलन, तो कुल मतलब फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब फाई ई इक्वल टू आ जाएगा, हम क्या करेंगे इसका समाकलन कर देंगे, और ये गोला क्यों लगा, क्योंकि बंद पृष्ठ की बात है, तो डी फाइव पी और प्लस में ये वाला समाकलन जोड़ो, चाहे तो 0 लेकिन जोड़ लेते हैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा बंद पृष्ठ में डी फाइव पी डैश, ठीक, दोनों को हमने जोड़ लिया। अब देखो बात को, दोनों को जब हमने जोड़ लिया तो यहां से देखो फाई इक्वल टू आ जाएगा, देखो डी फाइव पी, यहां पर इसका वैल्यू रख दो ई डी ए, तो समाकलन लगा करके क्या आ जाएगा ई डी ए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है ई डी ए, प्लस ये तो मेरा 0 हो गया, इसका कोई काम खत्म। अब यहां देखो ई कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे तो फाई इक्वल टू ई समाकलन में आ जाएगा डी ए, ठीक। अब बताओ डी ए इसका क्या है, पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का अल्पांश भाग है, और अगर संपूर्ण भाग की बात करेंगे
तो इसका मतलब क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ को क्या कहते हैं, 2 पाई आर एच, और एच क्या होता है, बेलन की ऊंचाई होती है। तो यहाँ से बेलन की मैंने ऊंचाई क्या मानी है, एल मानी है, बेलन की ऊंचाई क्या मानी, एल। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि समाकलन में जो हमारा ये डी ए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 पाई आर एल, एच होता है, एच मैंने ऊंचाई एल मानी है, 2 पाई आर एल। तो ये मेरा हो जाएगा कि फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब हम पहुंच जाते हैं, अब यहां से मुझे परिभाषा तो मैंने निकाल लिया, अब हम गॉसिय से निकालेंगे, गॉस के प्रमेय से निकालेंगे। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होगा, फाई इक्वल टू, गॉस के नियम के अनुसार फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। फाई ई यहाँ पर भी, फाई ई यहाँ पर भी, तो यहाँ पर फाई ई की जगह हम क्यू अपान एप्सिलॉन 0 रख देंगे। यहाँ से ये मेरा किस्सा है, ये आप पढ़ चुके हो, है ना, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल आवेश क्या होता है, उसके जो है 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ये आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तुरंत कि ये वाला q अपान एप्सिलॉन 0 इसकी जगह रख देंगे, तो q अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो ई यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे, ई इक्वल टू क्या जाएगा, 2 अपान इसके नीचे आ जाएगा, तो q अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 एल, ठीक है, 2 अपान ये हो गया एल। अब देखो यहाँ से एक चीज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, यदि याद हो तो, कि यहां से हम Q और L बाहर करते हैं, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और Q इंटू एल मैंने बाहर कर लिया, Q इंटू एल मैंने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत आसान चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से देखो एक चीज, 1 मिनट रुक जाओ भाई, जल्दी थोड़ा सा, देखो क्या हो जाएगा कि आपने पढ़ा है कि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल जो है रेखीय आवेश घनत्व, ये पढ़ा रखा है ना। तो यहां पर जो क्यू अपान एल इसकी जगह हम लैम्डा कर देंगे, तो ये मेरा निकल करके क्या आ जाएगा, E इक्वल टू लैम्डा रखेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये मेरा इतनी मशक्कत के बाद लास्ट का निर्णय जो निकला, E इक्वल टू ये लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। क्यू अपान एल की जगह मैंने क्या रखा, लैम्डा, तो लैम्डा में 1 से गुणा हो जाएगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ये हो गया। अब यहां से एक चीज देखो कि वैद्युत क्षेत्र और दूरी की जो है, यदि हम केवल रिलेशन ले, वैद्युत क्षेत्र और दूरी का रिलेशन ले आर से और ई का, तो ई क्या होगा, ई जो होगा ना, से ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा वैद्युत क्षेत्र है, अनंत लंबाई के तार का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब यहां से कभी कभी इसका सदिश रूप लिखने के लिए, वो सदिश रूप में कुछ नहीं है। सदिश रूप यदि आपको लिखना है, सदिश रूप में, सदिश रूप, तो इसके लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, ई के साथ वेक्टर लगा दो, ई के साथ क्या लगा दो, वेक्टर लगा दो, और लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, एक यहीं पर आपका एकांक सदिश आ जाता है, तो एकांक सदिश क्या जाता है, कैप आर, एकांक सदिश क्या जाता है, कैप आर, ये हो जाता है। ठीक है, सदिश रूप में इसका हो गई बात। यहां से जल्दी से बोलो तो एक बार रिवीजन करवा दूं, चलो जल्दी से कर लेता हूं।
गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग देख रहा हूं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने मान लिया कि अनंत लंबाई का एक कोई तार है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और तो इसी बिंदु P पर मैं एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूं जिसकी त्रिज्या r और लंबाई l है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल सदिश होगा एक ही दिशा में हो जाएगा, मैंने समझाया था किस प्रकार से, और यहाँ पर लंबवत हो जाएगा। मैंने दोनों से फ्लक्स निकाल लिया, अल्पांश निकालने पर इधर वक्र पृष्ठ से तो कितना निकला, वक्र पृष्ठ से निकला EDA में, और जो हमारा वृत्ताकार पृष्ठ था उससे शून्य निकला। तो ये बात हो गई। फिर संपूर्ण बेलनाकार के लिए हमने गॉसियन पृष्ठ सूत्र जो निकाला, तो इसके लिए मैंने दोनों का समाकलन कर दिया। मैंने बताया है अल्पांश बताओ, संपूर्ण के लिए समाकलन। ठीक, फाई इक्वल टू EDA, ये 0 हो गया, इसका काम खत्म, यहाँ से 0 रख दिया। E कांस्टेंट बाहर आ गया, DA ये हमारा क्या है, अल्पांश वक्र पृष्ठ की बात है। संपूर्ण पृष्ठ बेलन का क्या होता है 2πr h, मतलब बेलन की ऊंचाई, और ऊंचाई की जगह मैंने लिया है L, तो L यहाँ पर रखेंगे। गॉस की प्रिमेशन फाई इक्वल टू Q/0, ये आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, फाई E की जगह Q/0 रख दिया, यहाँ से E की वैल्यू निकाल ली, और E से यहाँ पर Q और L बाहर कर दिया क्योंकि मैंने लैम्डा इक्वल टू Q/L पढ़ रखा है। तो यहाँ से मुझे क्या निकल करके आ गया, E इक्वल टू λ/2πε0r। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई पर जो है, अनंत लंबाई समान आवेशित सीधे तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तार से जो दूरी r उसकी क्या है, दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ से E क्या है, जब हम वेक्टर रूप में लिखेंगे तो E वेक्टर इक्वल टू λ/2πε0r और एकांक वेक्टर r। ठीक, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तब भी आप आसानी से लिख सकते हैं, परंतु मैं PDF दूंगा, PDF से आपको लिखना है। इससे आप समझ गए होंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन जहाँ पर थ्योरी भी आप लिख सकते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ। अब यहाँ मानना कुछ भी है नहीं, माना एक अनंत लंबाई का एक तार है और उस तार से क्या r दूरी पर एक बिंदु P है, इसी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि जो है r त्रिज्या का क्या एक बेलनाकार जो हमें पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, गॉसियन पृष्ठ की, वहां से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको भी समझ में आ गया तो एक बार आपके लाइक बटन तो दबना ही चाहिए, है ना, लाइक बटन जरूर दबना चाहिए भाई, क्योंकि मुझे पता तो चले। एक एक कमेंट लिख दिया करिए, सब लोग जितने लोग देखा करो, एक एक कमेंट नीचे यूट्यूब के जो है क्लास के नीचे ही आप एक एक कमेंट भी कर दिया करो कि कैसा लगा क्लास किस प्रकार से, तो उससे थोड़ा सा तो मोटिवेट ही मिलता है मुझे, तो और अच्छा भी लगता है पढ़ाने में। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कोर्स की वो उसमें समाप्त कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। एक दिन न्यूमेरिकल, अभी जैसे ही पूरा चैप्टर समाप्त होता है 2-3 दिन न्यूमेरिकल ही करवाएंगे, आप उसकी टेंशन मत। और वैसे भी लगभग मैं न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ, ऐसे भेज करके सबको कर देगा। जो भी नहीं आ रहा था किसी ने पूछा तो मैंने बताया भी है। ठीक, तो इसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। PDF नोट्स भी मिल रही है आपको, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको PDF नोट भी मिलेगा। और जो ऐसे छात्र हैं जो पहली बार हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली अन्य क्लासें आपको मिलती रहे। ठीक, तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।